everyone. Welcome to EME English classes. My name is Jack. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, हैबिट्स, रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशंस, शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस इन्हीं चीजों को दर्शाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे आपको मिलेगा देखने को। अगर किसी भी टेंस को अगर आप जज करना चाहेंगे कि ये जो सेंटेंसेस है वो किस टेंस में सिंपल प्रेजेंट में है या नहीं, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको V1 या V5 में से कोई एक मिलेगा, फिर आपको अदर वर्ड्स मिलेंगे। और सब्जेक्ट के आधार पे ये डिसाइड होता है कि वर्ब का पहला फॉर्म आएगा या पांचवा फॉर्म आएगा। तो आप देखेंगे जैसे कि कुछ सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आपको सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन मिलता है, तो हमें यूज करना है वर्ब का पहला फॉर्म। और अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, एसएन का मतलब है सिंगुलर नाउन, तो हम यूज करेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म? पांचवा फॉर्म। बट अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आप देखोगे अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ब के करेक्ट फॉर्म से भरना होता है, तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कीवर्ड्स पे। अब इसका कीवर्ड्स जो है वो देखेंगे आपको फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स को दर्शाता है। रहे तो हमें V1 या V5 यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे टाइम एक्सप्रेशंस को ये दिखाता है। आप देखेंगे जैसे कि पहले ही आपको पता है जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, अगर रहे तो हमें V1 या V5 यूज करना है। हैबिट्स और रूटीन्स को दिखाता है, तब भी हमें यूज करना है V1 या V5 में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद फीलिंग एंड स्केड्यूल्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर भी अगर आपको दिखाई देता है, तब भी हमें इन सभी के लिए यूज करना है या तो वर्ब का पहला रूप या फिर पांचवा रूप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। या आपको लगता है कि इस चीजों को आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो कीवर्ड्स के लिए आप चाहे तो इसको भी आप देख सकते हो। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर और एवरी के बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऐसा एवरी ईयर कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको ऑन के बाद ऐसे मिलेगा, या तो ऑन मंडेज, ऑन वीकेंड्स, ऐसा कुछ भी मिले तब भी। या फिर देखेंगे आप इन द के बाद आपको या तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग ऐसे भी मिले। या फिर फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, या कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में ऐसे ly कम से कम दिखे, तो इस सब में से कोई भी वर्ड, जितना भी वर्ड यहाँ आप देख रहे हो, इसमें से अगर कोई भी वर्ड दिखता है तब भी हमें यूज करने या तो वर्ब का पहला रूप या फिर पांचवा रूप। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि खास करके खास करके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि BSEB क्लास 12th में जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस टेंस के आधार पे, तो सिंपल प्रेजेंट में जिस तरह से पूछा जाता है, ऐसे आप देखेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स को गाइड कर देता है। तो उसी आधार पे हमें कीवर्ड के आधार पे अब इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है कि वर्ब के कौन से फॉर्म जो है वो सही है। तो जैसे यहां देखने को मिल रहा है, पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज टी इन द मॉर्निंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहां से यहां तक के सेंटेंस में कोई ना कोई आपको कीवर्ड्स दिख रहा होगा। क्या कीवर्ड्स दिख रहा है? एक तो दिख रहा है ऑलवेज, या आपने जैसे देखा था कि कहीं ना कहीं इन द के बाद आपको मॉर्निंग, इवनिंग ऐसा भी आ सकता है, तो ये दोनों चीज दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि शी के अनुसार, जैसा कि आपने देखा था कि कुछ सब्जेक्ट था जिसमें आपको कुछ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप यूज करना था और कुछ सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का पांचवा रूप यूज करना था। तो जैसे अगर आपको सब्जेक्ट सी मिलता है तो हमें सी के अनुसार वर्ब का कौन सा रूप यूज करना है? पांचवा। और पांचवा रूप यूज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी भी वर्ब वाला अगर कोई वर्ब है वो, और उस वर्ब में या ऐसे मान लो कि कोई भी वर्ब है और उसके एकदम लास्ट में क्या जुड़ा हो? एस जुड़ा हो, तो इसका मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पांचवा फॉर्म में। तो सी के अनुसार वर्ब का पांचवा रूप यूज करना है।
तो बहुत ही आसान है। आप देखिए इसमें से कौन सा वर्ब का पांचवा रूप है जिसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला देखते हैं कि आई खाली स्थान फॉर अ वॉक एवरी डे। अब देखेंगे कि इस सेंटेंस में यहां से यहां तक में आपको देखेगा कि कोई ना कोई एक कीवर्ड आपको दिखाई दे देंगे। तो कीवर्ड क्या है? एवरी डे। यानी आपने देखा था कि एवरी के बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो इस तरह से आपको एवरी दिख रहा है, इसका मतलब हमें फिर से V1 या V5 में से यूज करना है। तो अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार हमें यहाँ यूज करना है वर्ब का पहला रूप। तो इसमें पहला रूप क्या है? ABCD में आप देखेंगे तो ए। वैसे आपको क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं तीनों चारों तीन चार ऑप्शन सही है। जब तक आप टेंस में कीवर्ड्स को आप नहीं जानते हो तब तक फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना आप कभी भी नहीं बना पाओगे। इसलिए हमें कीवर्ड को जानना बहुत जरूरी है। अगला है सेंटेंस द सन खाली स्थान इन द ईस्ट। अब इसमें एक दो चीजें दिख रहा है, एक तो इन द दिख रहा है, तो इन द के बाद आ सकता है, या आप देखेंगे कि ये जनरल ट्रूथ है या एक फैक्ट है कि सूरज हमेशा कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। उसी चीजों से अगर आप देखेंगे तो ये जनरल ट्रूथ है, या दूसरे शब्दों में हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ जो सन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये देखेंगे सब्जेक्ट के आधार पे ये सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन। देखिए नाउन और वर्ब में अपोजिट चीजें होता है। अगर नाउन के साथ आप देखेंगे कि एस ई एस या आई ई एस जुड़ता है तो ये हो जाता है प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब के साथ क्या होता है? अगर आप देखेंगे वर्ब में जब भी एस ई एस या आई ई एस जुड़ जाता है तो ये हो जाता है सिंगुलर वर्ब। तो ये उल्टा है। देखिए एक में एस या ई एस जोड़ने पे प्लूरल होता है और दूसरे में एस या ई एस जोड़ने पे क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो नाउन के साथ ये होता है जो प्रॉपर आप पहले से जानते हो कि एस ई एस या आई ई एस जुड़ता है तो प्लूरल नाउन। लेकिन अगर किसी वर्ब में एस ई एस या आई एस या लास्टों लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस दिख जाता है, एस दिख जाता है तो यानी ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नाउन है, द सन जो है नाउन है और इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर अगर आप देखेंगे ग्रामर का एक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नाउन है, तो हमें सिंगुलर वर्ब भी यूज करना होता है। तो सिंगुलर कब होगा? जिसमें एस या ई एस लगा हो, यानी लास्ट टू लास्ट तक हमने जैसे पहले देखा था जिसमें क्या लगा हो? एस लगा हो। जिसमें क्या लगा हो? किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या लगा हो? एस लगा हो। तो हम वर्ब का पांचवा रूप या इसे हम सिंगुलर वर्ब भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें यूज करना है क्या? जिसमें एस लगा हुआ है वो वर्ब का पांचवा रूप होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए जैसे कि आई खाली स्थान एट 6 AM। अब यहाँ पे ये इसमें कोई कीवर्ड्स उस तरह के नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इसको हैबिट्स को। जैसे कि मैं प्रत्येक दिन 6 बजे जगता हूँ, या आप भी जगते हो, या जो लोग भी जिनकी भी जो भी टाइम है जगने का, अगर वो प्रत्येक दिन जगता है उस टाइम पे तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हैबिट्स को दिखा रहा है। या किसी भी काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक खास टाइम पे आप करते हो उस काम को, तो निश्चित रूप से वो आपका हैबिट शो करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 6 AM जो है वो हैबिट्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी हमें या इस सेंटेंस में या तो वर्ब का पहला रूप यूज करना होगा या फिर पांचवा। तो आई के अनुसार देखेंगे कि हमें वर्ब का कौन सा रूप यूज करना चाहिए? पहला रूप। तो पहला रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, आई वेक अप। इसका मतलब है आई वेक अप एट 6 AM, यानी मैं प्रत्येक दिन कितने बजे जगता हूँ? 6 बजे। और ये दिखाता है हमारे किसको? जनरल हैबिट्स को, जो हमारी हैबिट्स है। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, वो है ही खाली स्थान राइस एंड करी। अब इसमें भी देखेंगे कि कोई उस तरह के कीवर्ड्स नहीं दिखता होगा जो हमने कोस्ट में लिखा था, लेकिन फिर भी ये देखेंगे राइस एंड करी ये दिखाता है कहीं ना कहीं फिलिंग को।
अगर आप फीलिंग की बातें करते हो तो फीलिंग के आधार पे भी हमें यहाँ पे वर्ब का पहला या पांचवा रूप यूज करना है। तो निश्चित रूप से ही के अनुसार, जैसा कि आपने देखा था कि सब्जेक्ट के अनुसार या तो हमें वर्ब का पहला रूप यूज करना है या पांचवा रूप यूज करना है, तो ही के अनुसार यहाँ पे होगा वर्ब का पांचवा रूप। तो फिर से पांचवा रूप जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, जिसमें एस लगा हो लास्ट के वर्ड में, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, लव्स। ही लव्स राइस एंड करी। अगला है द ट्रेन खाली स्थान एट 6 PM। अब यहाँ पे देखिए 6 PM की बात हो रही है और यहाँ पर भी कोई कीवर्ड उस तरह का नहीं दिखता होगा जो कीवर्ड हमने लिखा होगा, लेकिन आपको समझना होगा जो हमने शुरू में लिखा था कि कोई फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का यूज होता है, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स यूज होता है, हैबिट्स एंड रूटीन्स यूज होता है, उसी में से। या आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी घटना जो नजदीक फ्यूचर में होने वाला है जल्दी, उसके लिए भी हमें V1 या V5 यूज करना है। तो यहाँ जो सेंटेंस है ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये जो घटना है वो जल्दी ही होने वाला है। जैसे द ट्रेन खाली स्थान एट 6 PM, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो आने वाले टाइम में ये जो बातें हैं, ये जो घटना है वो जल्दी होने वाला है, इसके अनुसार हमें V1 या V5 यूज करना है। तो ट्रेन भी यहाँ पे देखेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, नाउन के आधार पे। तो सिंगुलर नाउन के अनुसार क्या होगा, सिंगुलर वर्ब भी, या सिंगुलर नाउन के लिए हमें क्या यूज करना है। जैसा कि आपने देखा था कि अगर आपको कुछ सब्जेक्ट है जिसके साथ V1 या V5 है, तो अगर SN लिखा हुआ है यानी सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, वर्ब का पांचवा रूप। तो इसमें भी पांचवा रूप बड़े आसानी से आप समझ सकते हो या जान सकते हो, जिसमें क्या लगा होगा लास्ट के वर्ड में, S लगा होगा। तो S कहाँ है, यहाँ पे A में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 एग्जाम्पल्स था आपके सामने, 6 सॉरी, अगर आप देखेंगे तो 5 नहीं, ये 6 एग्जाम्पल्स था। और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा जो आपको बनाना है, और आगे हम उसे चेकआउट करेंगे कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखा या नहीं, या अगर फिल इन द ब्लैंक्स और द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर पुट करना हो तो हम कैसे पुट करें। आपको 2 चीजें याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, अगर आप देखेंगे तो एक मिनट आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हो या फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे पूछा जाता है करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो आपको 2 चीजें याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक तो आपको याद रखना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और अदर वर्ड। और दूसरा आपको याद रखना है क्या, इसमें कीवर्ड्स। अगर V1 या V5 का यूज करना है, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट और अदर वर्ड सभी में मिलता है, लेकिन V1 या V5 को अगर आप यूज करना चाहते हो मेन, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा किस पे, कीवर्ड्स पे। तो मेन इसमें अगर आप देखेंगे तो कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स के अनुसार ही आप फिल इन द ब्लैंक्स में जहां जहां सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से फिल कर सकते हो, लेकिन आपको कीवर्ड्स जरूर याद रखना। अब हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस क्या था, किसी भी टेंस को, जो सेंटेंस होता है उसको हम 5 तरीके से बना सकते हैं, या उसके आप देखेंगे इतने इस तरह के फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस जिसको हम, जैसे मैंने लिखा आई एट राइस, आई एट राइस, तो ये हो गया अफर्मेटिव। तो हम इसको अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं एक सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट का जो भी टेंस है। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन, इस तरह से देखेंगे कि हम 5 तरीके से बना सकते हैं, या 5 तरह के सेंटेंस दिखाई देंगे। कोई भी सेंटेंस, जैसा कि अभी तक हमने जो भी सेंटेंस देखा है वो कहीं ना कहीं अफर्मेटिव देखा है। नेगेटिव देखेंगे तो आपको नेगेटिव के लिए कहीं ना कहीं आपको जो वर्ड दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे आपको, जैसे कि कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, नॉट, जैसे नो, नन, नो, ऐसे बहुत सारे वर्ड दिखाई देते हैं। लेकिन
इसमें नेगेटिव जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, इसके स्ट्रक्चर्स को, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और तब WH क्वेश्चन। तो जैसे अफर्मेटिव का, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और उसके बाद अदर वर्ड मिलेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इस तरह के सेंटेंस में स्ट्रक्चर्स आप सेट कर सकते हो, या आपको मिलेगा। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना होता है डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट के साथ डू यूज होना है और किस सब्जेक्ट के साथ डज। तो डू जो है वो वर्ब का पहला रूप है और डज जो है वो वर्ब का पांचवा रूप है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस किस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का पहला रूप यूज करते हैं और किसके साथ वर्ब का पांचवा रूप। तो नेगेटिव में जब रहेगा तो डू और डज में से एक, फिर हमें यूज करना है नॉट, फिर यहाँ पे वर्ब का पहला रूप, उसके बाद क्या हो जाएगा अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अगर आप बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आपको सबसे पहले डू और डज यूज करना है, ये भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वही किस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा आपको पता ही है। वैसे अगर आप चाहे तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप देख लीजिए आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब का पहला रूप यूज करते थे। इसका मतलब इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, डू। और अगर जैसे कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन हमें जब मिलता था तो हम यूज करते थे वर्ब का पांचवा रूप, यानी इस सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, डज। तो इस सब सब्जेक्ट के साथ डू और इस सब सब्जेक्ट के साथ डज। तो वही चीज है, ये वर्ब का पहला फॉर्म मान लो और ये पांचवा फॉर्म है, तो इसके अनुसार आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है डू या डज। और हिंदी में जो सेंटेंस मिलेगा वो आपको यहाँ शुरू होगा ऐसे, क्या से, ठीक है। उसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट, डू डज के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर अदर वर्ड, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखेंगे, देखिए ये तीनों का तीनों एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव क्वेश्चन है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, और ये WH क्वेश्चन है। तो यहाँ फिर से आप देखेंगे सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चर है, बशर्ते यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है क्या, नॉट। जैसे डू डज के बाद, डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप, अदर वर्ड, और तब जाके हमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब WH क्वेश्चन को अगर आप पहचानना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा WH वर्ड, उसके बाद हमें यूज करना है डू डज में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो भी सकता है और नहीं, जैसे ऐसे पोस्ट में लिखा है इसका मतलब ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। फिर आपको वर्ब का पहला रूप, अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। देखिए जनरली जो WH वर्ड है वो आपको ज्यादातर 6 दिखाई देंगे। जैसे कुछ WH वर्ड है, मैं आपको बता दूं। जैसे कुछ WH वर्ड्स आपको दिखाई देंगे जनरली इस तरह के, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये 6 है। वैसे देखेंगे तो आपको 13 है, बट हमें जनरली 6 ही यूज करने को मिलता है, या हम देखते हैं 12 के बेसिस पे, क्लास 12 के बेसिस पे। तो आपको ये 6 वर्ड याद रखना है, ये 6 वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं WH वर्ड है और इसी से WH क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अगर हमें WH वर्ड यूज करना है तो इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे इसका होता है क्या, ये होता है क्यों, ये कैसे, ये कब, कहां, और ये कौन। इसका हिंदी यही होता है। और ये सभी वर्ड आपको, ये हिंदी के वर्ड अगर आप हिंदी के सेंटेंस में देखोगे तो ये वर्ड आपको सेंटेंस के कहीं ना कहीं बीच में दिखाई देंगे। अगर जैसे क्या भी अगर आपको मिलेगा तो ये क्या आपको सेंटेंस के बीच में दिखाई देगा। अगर ये शुरू में दिखाई देता है तो इसका मतलब ये WH क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं तब कहीं ना कहीं वो या तो इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको दिखाई देंगे। तो आपको आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो
6 वर्ड्स है हिंदी के, ये आपको लास्ट में दिखाई देंगे, और ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको शुरू में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में WH क्वेश्चन है। और WH क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि जो वर्ड एकदम शुरू में यूज होता है उसका पहला लेटर वो कहीं ना कहीं या तो W से होता है या फिर किससे होता है, H से होता है। तो आप देखेंगे जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, तो ये दो वर्ड जैसे दिखाई दे रहा है आपको W से है और ये किस है, H से है। तो इस तरह इसीलिए इसको WH कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 5 तरीके से एक सेंटेंस को आप बना सकते हैं, या उस तरह से सेंटेंस दिखे तो आप जज कर सकते हो कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, या फिर WH क्वेश्चन में। कुछ एग्जांपल्स भी इसके आधार पे हम आगे देखते हैं। हम कुछ ट्रिकी चीजों को जानते हैं, जैसे नोट्स में हम इसे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड या शैल, विल के बाद अगर नॉट मिले और नॉट के बाद अगर हमें वर्ब यूज करना है, वर्ब के कौन से फॉर्म, तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज होगा, पहला रूप यूज होगा। इन बातों को आप याद रखना। लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या दिखे, डू, डज, डिड, शैल, विल के बाद क्या दिखना चाहिए, नॉट दिखना चाहिए। उसके बाद जहां भी वर्ब यूज होगा, जहां कहीं भी सेंटेंस में वर्ब यूज होगा तो हम वर्ब का कौन सा रूप यूज करेंगे, पहला रूप यूज करेंगे। और ये डू और डज हो सकता है सब्जेक्ट से पहले भी हो और सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। सेम चीजों को मैं यहाँ दर्शाने की कोशिश किया हूँ, आगे बताता हूँ। दूसरा, इन चीजों में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद भी कहीं भी गायब हो सकता है वर्ब, वर्ब के रूप में, जैसे डू, डज या कुछ भी हो, और उसके बाद नॉट, V1 और अदर वर्ड मिले, यानी ये दिखता है और बाकी सब्जेक्ट दिखता है, उसके बाद वर्ब हो सकता है यहाँ भी गायब हो और यहाँ भी गायब हो। तो अगर प्रेजेंट में दिखेगा तो निश्चित रूप से हमें डू, डज में से एक यूज करना है यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार। पास्ट में होगा तो डिड यूज करना है, और फ्यूचर में होगा तो शैल, विल में से कोई एक यूज करना है। और ये डिपेंड करता है किस पे, नॉट प्लस V1 पे, ठीक है। अगला है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कुछ भी लिखा हो, उसके बाद टू हो और टू के बाद हमें यूज करना हो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, इस चीजों को, उसके बाद कुछ भी लिखा हो और तब अदर वर्ड लिखा हो, तो हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ हमें वर्ब के फॉर्म्स यूज करना है, अगर इससे पहले टू है तो निश्चित रूप से टू के बाद यहाँ जहां कहीं भी वर्ब का फॉर्म अगर यूज होगा तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज होगा, पहला रूप यूज होगा। बशर्ते सेंटेंस में एक वर्ड नहीं दिखना चाहिए, प्रेफर, प्रेफर से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड दिखता है, प्रेफर, प्रेफिंग, प्रेफर या प्रेफर, तो ये रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर हमें टू के इस साइड भी वर्ब का चौथा और इस साइड भी चौथा रूप यूज करना है। लेकिन जनरली अगर प्रेफर जैसे वर्ड नहीं दिखता है और किसी भी सेंटेंस में कुछ भी लिखा हो और अगर टू के बाद हमें वर्ब यूज करना हो तो हमेशा हम वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे आई डू नॉट खाली स्थान फिश। अब यहाँ पे देखिए डू नॉट को डोंट भी लोग यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डज नॉट को डजंट और डिड नॉट को डिडंट भी, या शैल नॉट को शंट और विल नॉट को वोंट यूज कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म आप चाहे तो यूज कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग लिख सकते हैं डोंट। अगर इसी चीजों को अगर एक साथ लिखेंगे तो डू नॉट के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डोंट। और जैसे कि डू प्लस नॉट का हो जाता है डोंट, अब उसी तरह से आप देखेंगे डज प्लस नॉट के लिए आप लिख सकते हैं क्या, डजंट। डिड प्लस नॉट के लिए आप यूज कर सकते हैं डिडंट, और शैल प्लस नॉट के लिए आप यूज कर सकते हैं शांट, ऐसे। और विल प्लस नॉट के लिए आप यूज कर सकते हैं वॉन्ट। तो आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई डू नॉट खाली स्थान, अब यहाँ पे वर्ब हमें यूज करना है, ठीक है। तो देखिए डू दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको बोला था कि डू, डज, डिड, शैल, विल में से के बाद क्या दिखना चाहिए, नॉट। तो यहाँ नॉट दिख रहा है और उसके बाद वर्ब यूज होना है, तो हमेशा क्या मतलब हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। तो पहला रूप क्या हो जाएगा इसमें, इट। अगला है डज शी नॉट। मैंने बोला था कि डज के बाद नॉट मतलब नॉट कहीं ना कहीं दिखेगा सेंटेंस में आपको,
देख रहे हैं। और ये जो डू डज शैल विल है वो सब्जेक्ट के इधर भी दिख सकता है और या इधर भी, तो ये सब्जेक्ट से पहले दिख रहा है, कोई बात नहीं। डज प्लस नॉट है सेंटेंस में, तो यानी फिर से हमें यहाँ पे कौन सा रूप यूज करना है, वर्ब का पहला रूप। तो पहला रूप इसमें क्या हो जाएगा, गो। अब यहाँ पे देखिए ये टू से रिलेटेड है कि किसी भी सेंटेंस में टू के बाद अगर हमें यूज करना है वर्ब, जैसे आई डू नॉट लाइक टू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, कोई लेना देना नहीं। अगर टू मिलता है और टू के बाद अगर वर्ब यूज करना है, तब भी हम वर्ब का कौन सा रूप यूज कर सकते हैं, पहला रूप। जैसे कि यहाँ हमने देख लिया था पहले कि टू के बाद, तो यहाँ पे पहला रूप क्या हो जाएगा, डू। इसका मतलब है कि आई डू नॉट लाइक टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पसंद नहीं है, या मैं यह काम करना पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो डू डज डिड या शैल विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद जब भी वर्ब का फॉर्म अगर हमें यूज करना हो तो हम वर्ब के पहले रूप को यूज कर सकते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, दे ऑफन देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पे ऑप्शन है आर विजिटिंग, विजिटेड, विजिट, विजिट्स। तो आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ही रेयरली फास्ट फूड। ऑप्शन में इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, हैज ईटन, इट्स। तो देखना कि इन चारों में से क्या सही आंसर है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स आप चूज। वैसे तो आपको पता चले गया कि ये सिंपल प्रेजेंट्स है, तो आपको सिर्फ हमें लगता है सब्जेक्ट के आधार पे चूज करना होगा कि सब्जेक्ट के आधार पे सिंपल प्रेजेंट में जैसा कि आपको पता ही है कि दो ही चीज यूज होता है, या तो वर्ब का पहला रूप या फिर पांचवा रूप, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे टेंस का क्वेश्चन एक साथ आता है तब आपको सिंपल प्रेजेंट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको कीवर्ड्स याद रखना है, तो आप कीवर्ड्स के अनुसार कीवर्ड्स भी इसमें ढूंढ सकते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करें और उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, माय ब्रदर नेवर खालिस्तान। तो इसके अनुसार यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है, शी खालिस्तान अ डांस क्लासेस एवरी वीक। फिर से चार ऑप्शन है, चार में से क्या सही होगा। और अगला है, ही खालिस्तान फुटबॉल ऑन मंडेज। और फिर से चार ऑप्शन है, इन चारों में से क्या सही आंसर होगा। तो फिलहाल मैं ये 5 क्वेश्चन दिया हूँ, फिर आपको 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन आपको दूंगा। तो इस 5 क्वेश्चन को आप पहले बनाइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है उसका मैं जवाब देता हूँ। हमने 5 क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है, राधा खालिस्तान इन द मॉर्निंग। ये चारों ऑप्शन है, आपको चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन है, वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 ऑप्शन है, इस चारों में से सही आंसर आपको ढूंढना होगा। अगला है, एयर खालिस्तान 12 मंथ्स। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, V1 या V5 के अनुसार, जैसे कि हैव वर्ब का पहला रूप होता है, हैड वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप होता है, माना जाता है। हैविंग वर्ब का चौथा रूप माना जाता है, और हैज वर्ब का 5वां रूप है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो कि इसमें से एयर के अनुसार V1 या V5 होगा। तो V1 या V5 होगा तो क्या होना चाहिए, दो ही ऑप्शन है, या तो हैव होगा या हैज होगा, क्या होगा। अगला है, शी खालिस्तान अ बुक बिफोर स्लीपिंग। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं आदत को, हैबिट्स को। तो उस तरीके फिर से आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा, क्या सही है। अगला क्वेश्चन है, दे खालिस्तान टू द जिम रेगुलरली। जैसा कि मैंने बताया था कीवर्ड में कि कोई ऐसा वर्ड रहेगा और जिसके साथ में ly भी हो, तब भी ये कीवर्ड्स दर्शाता है कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं इन चारों में से कोई एक ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन है, आप तब तक इसे बनाइए, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, नाउ एंड देन ही खालिस्तान गो टू फिशिंग। इसमें भी 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किसी एक को आपको सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। अगला है, आई रेयरली खालिस्तान आउट फॉर अ वॉक। फिर से 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। अगला है, द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन। 4 ऑप्शन है, किसी एक को चूज करना है, क्या सही ऑप्शन है। रागिनी खालिस्तान हर हैंड्स बिफोर एवरी मील।
इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 में से सही आंसर आपको चूज करना है। और लास्ट MCQs में जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, और वो है ही समटाइम्स खालिस्तान लेट टू द स्कूल। और इसमें भी 4 ऑप्शन है, जैसे कम, इज कमिंग, हैड कम, कम्स। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो सही ऑप्शन है। तो इस तरह से 15 MCQs आपको मिला है, और देखता हूँ कि आप 15 में से कितने का आप सही आंसर कर पाते हो। उसके बाद मैं आपको इसका जो सही आंसर है वो बताता हूँ। पहले आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जो 15 MCQs आपको दिया गया था उसका आंसर इस प्रकार है। आप देखेंगे पहला का C, दूसरा B, तीसरा A, चौथा A, पांचवा D, छठा A, सातवां D, आठवां V, नौवां D, 10वां V, 11वां B, 12 A, 13 C, 14 B और 15 D। तो इस तरह से जितने भी MCQs आपको दिया गया था 15 बनाने को, उस 15 का आंसर इस प्रकार है। अब देखिए, आप चेक करिए कि आपने जो MCQs बनाए हैं उसमें आपको 15 में कितना आउट ऑफ 15 आया है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।